प्रिय बच्चों, उत्कर्ष इंटर कॉलेज बेहराबारी अखंड नगर सुल्तानपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक से पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक धैर्यपूर्वक ध्यान दीजिए। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं हैं क्या? जब वास्तविक संख्या के बारे में आप जान लेंगे तब आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर का जो नाम दिया गया इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। वास्तविक संख्या उसे कहा जाता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हों, या आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में वैसी संख्याएं जिनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, परिभाषा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है? देखिए, परिमेय संख्या के लिए तीन चीजें जरूरी है। इन तीनों चीजों के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज यह होता है कि परिमेय संख्या उसे कहा जाएगा जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए। P/Q के रूप में लिखा जाए। दूसरी सबसे जरूरी चीज होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसी को परिमेय संख्या कहा जाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है परिमेय संख्या की कि P/Q के रूप में लिखी जाए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह-अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह-अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह-अभाज्य संख्या होनी चाहिए। P और Q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए? सह-अभाज्य। तो हम थोड़ा सा आपको संख्याओं के बारे में बताते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, अभाज्य किसे कहा जाता है और सह-अभाज्य किसे कहा जाता है। थोड़ा सा आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में एक पाया जाता है। तो इन तीनों प्रकार की संख्याएं अभाज्य, भाज्य और सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभाज्य संख्या जिनके या जिन संख्याओं के जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है 2, इसके बाद 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11, 11 9 नहीं, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, इसके बाद 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 29 ले लीजिए। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 के अगर आप गुणनखंड करेंगे, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से। 3 का देखिए 1 से कटेगा और 3 से। 5 देखिए केवल 1 से कटेगा और 5 से। कहने का मतलब ये जितनी संख्याएं लिखी गई है ये संख्याएं केवल 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इसी तरह 12 ले लीजिए। आप देख लीजिए इसी तरह 4 जैसे आप लिखेंगे 1 2 4, यानी 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से। तो ये 6 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। 8 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? इन सभी संख्याओं को कहा जाएगा भाज्य संख्या। तीसरा जो आपको पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सहाभाज्य संख्या। सहाभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सहाभाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। सहाभाज्य संख्या, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक पाया जाता है। जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक पाया जाता है, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है सहाभाज्य संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8 15 ले लेते हैं। अब आप देख लीजिए 8 का गुणनखंड करेंगे 1 2 4 और 8। 15 का गुणनखंड करेंगे 1 3 5 और 15। अब आप देखिए कि इनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड क्या है? केवल एक है। आप देख रहे हैं एक ऐसी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन है। हमने यही चीज बताया आपको कि जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक पाया जाता है, ऐसी संख्या को सहाभाज्य संख्या कहा जाता है। 7 10 आप कर सकते हैं, 8 15 कर सकते हैं, 7 10 कर सकते हैं, 5 8 कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं सहाभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यही चीज आपको पढ़ना है कि P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या क्या हो, जो P बटे Q के रूप में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि P और Q दोनों सहाभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कहने का मतलब P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आती है, तब P बटे Q को परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा, तब उसे अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। जैसे यहाँ लेते हैं 2 बटे 3 लेते हैं, 5 बटे 8 लेते हैं, 8 बटे 15 लेते हैं, -7 बटे 10 लेते हैं। देखिए ये सारी संख्याएं 22 बटे 7 लेते हैं। ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय, यानी पूर्ण संख्या। 0 को भी कह सकते हैं, 0 पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 बटा 1 कर सकते हैं। 1 कर देंगे जो Q की वैल्यू है, Q इज नॉट इक्वल टू, यानी Q का मान 0 नहीं है बल्कि 1 है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ अपरिमेय में जैसे आप कर्णिक 2 कर दीजिए, कर्णिक 3 कर सकते हैं, कर्णिक 5 कर सकते हैं, कर्णिक 5 कर सकते हैं, पाई कर सकते हैं, कर्णिक 7 कर सकते हैं। ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परिमेय किसे कहा जाएगा, अपरिमेय किसे कहा जाएगा, और इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, यानी संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी सभी संख्याएं जिनके वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं, जिनके वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्या में, जो आपको पढ़ना है, उस चैप्टर में दिया गया है HCF।
देखिए HCF, देखिए सबसे पहले हम आपका बेसिक क्लियर करते हैं। आपको बेसिक स्तर से बताएंगे HCF निकालने की। इसके बाद आपके स्तर से जो हाई स्कूल में दिया गया है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जो दिया गया है, आपके स्तर से उसको बताएंगे हम। सबसे पहले बेसिक स्तर क्या होता है HCF निकालने की और LCM निकालने की, जो कि HCF दिया गया, आपको LCM भी बता देंगे अगले वीडियो में। इसमें सबसे पहले आप देखिए HCF निकालने का बेसिक मेथड क्या होता है। HCF निकालने का बेसिक मेथड दो प्रकार से होता है। सबसे पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि। सबसे पहला मेथड क्या होता है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आप कैसे निकालते हैं HCF। और सेकंड मेथड होता है भाग विधि, डिवीजन मेथड जिसे कहा जाता है, और उस डिवीजन मेथड से आप निकालेंगे HCF। देखिए इसी डिवीजन मेथड का प्रयोग करके आपके स्तर का जो दिया गया है हाई स्कूल में, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आप HCF निकालेंगे। तो सबसे पहला इसका बेसिक क्लियर करते हैं। जैसे हम को निकालना 15 और 25 का HCF, 15 और 25 का HCF, 15 और 25 का HCF हम निकालते हैं। 15 और 25 का HCF निकालने के लिए, 15 और 25 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 किससे किससे कटेगा? 1, 3, 5 और 15। 25 हम देखते हैं किससे किससे कटेगा? 1, 3, 5, 3 से नहीं कटेगा, 1, 5 और 25, 1, 5 और 15 और 25, यानी ये संख्याएं जिन जिन संख्याओं से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, इन सभी संख्याओं को कहा जाता है इसके अपवर्तक। क्या कहा जाता है? इसके अपवर्तक कहा जाता है। अब यानी 1, 3, 5, 15, 15 के अपवर्तक हैं, 1, 5, 25, 25 के अपवर्तक हैं। अब इसके बाद यहाँ निकालेंगे समापवर्तक। क्या निकालेंगे? समापवर्तक। समापवर्तक, इन अपवर्तकों में कौन कौन ऐसा अपवर्तक है जो दोनों में समान है? सम अपवर्तक, समान अपवर्तक। देखिए कौन कौन समान है? 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यानी ये दोनों अपवर्तक दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसी को समापवर्तक कहा जाएगा। आपको निकालना महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख लीजिए, इस जो समापवर्तक आए हैं इसमें सबसे हाईएस्ट संख्या क्या, बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या होगी, ग्रेटेस्ट संख्या होगी, उसी को कहा जाएगा महत्तम समापवर्तक। इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 और 5 में 5 है, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 5, HCF 5 आ जाएगा। आगे भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से देखने के लिए क्या करते हैं? 15 और 25 का HCF निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले भाग विधि से निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चयन करते हैं। सबसे छोटी संख्या का चयन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या आप चयन कर लेंगे 15, इन दोनों में 15, 25 में सबसे छोटी संख्या आपकी 15 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 15 है। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको भाजक मान लिया जाता है, जो उससे बड़ी संख्या होती है उसको भाज्य मान लिया जाता है। सीधी सी बात है, भाज्य में भाजक का भाग दिया जाएगा और जितना शेषफल बचेगा, अगर शेषफल 0 आ जाएगा, यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। और जिस भाजक से भाज्य में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, उसी भाजक को, उन संख्याओं का HCF कहा जाता है। अब आप देखिए 15, 25 में छोटी संख्या 15 है, 25 में 15 का भाग करिए, 15 एकम 15, यहाँ 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए, अब 10 शेष बच गया, 10 शेष बच गया। अब इस 10 को भाजक मान लिया जाएगा और यहाँ जो भाजक था उसको भाज्य मान लिया जाएगा। यानी 15 में आप 10 का भाग करेंगे, 10 एकम 10,
यहाँ बच गया 5 बच गया। जब 5 बच गए, 5 क्या बच गया? शेष। अब इस शेष जो बचा है इसको पुनः जो है क्या मान लेंगे? भाजक। इसको भाजक मान लेंगे, भाजक मान लेंगे। इसके बाद 10 को भाज्य मान लेंगे। 10 में 15 का भाग करेंगे। 5 गुना 10, हमने आपको यही बताया था। जब शेषफल 0 आ जाएगा, जिस भाजक का प्रयोग करने से शेषफल 0 आता है, उसी भाजक को उन संख्याओं का एचसीएफ कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए फैक्टर मेथड से भी एचसीएफ 5 आ गया है, और डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ 5 आ गया है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, आपको कल बताएंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। कल आपका यही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। कोर्स जो है कल से शुरू करेंगे। आज आपका हम बेसिक क्लियर कर दिए हैं, इसको सभी लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।